वेलकम ऑल। आज हम बात करने जा रहे हैं फार्मेसी एक्ट 1948 के अंदर जो फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन है वो रजिस्ट्रेशन किस प्रकार किया जाता है और जो रजिस्टर होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। इसके अंदर आपके फर्स्ट रजिस्टर और सब्सिक्वेंट रजिस्टर आते हैं। तो ये रजिस्टर जो है किस प्रकार के होते हैं, इसके अंदर जो एंट्री होती है वो किसी फार्मासिस्ट की किस प्रकार की जाती है, क्या प्रोविज़न है, क्या डिफरेंट क्वालिफिकेशन है इसके अंदर। तो इन दो चीज़ों के बारे में, इन दो रजिस्टर के बारे में हम अपने इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो चलिए अपने इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अब रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट, जैसे कि मैंने अभी इससे जो पहले लेक्चर बनाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल है तो उसके डिफरेंट दो फंक्शन होते हैं। पहला जो है उसमें यह है कि इंस्पेक्शन करना, जो भी स्टेट के अंदर फार्मेसी से रिलेटेड जो भी इंस्टीट्यूशन है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं या जो भी ऐसे प्रिमाइसेस हैं जो फार्मेसी प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, तो उनका इंस्पेक्शन कैसे करना है और उसके लिए क्या प्रोविज़न है। दूसरा ये है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट, कि उस स्टेट के अंदर जो भी पर्सन फार्मेसी से जुड़ी हुई एजुकेशन ले रहे हैं या किसी भी तरीके से फार्मा फील्ड से अगर जुड़े हुए हैं तो उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो किस प्रकार किया जाएगा, क्या क्वालिफिकेशन होगी उसके लिए। तो ये फंक्शन जो है ये भी स्टेट फार्मेसी काउंसिल का है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि द फार्मेसी एक्ट 1948 प्रोवाइड फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट, यानी जो फार्मेसी एक्ट 1948 है वो ये कहता है कि जो हर स्टेट अपने जो भी पर्सन है जो फार्मा फील्ड से जुड़े हुए हैं उनका जो रजिस्ट्रेशन करेगा। ठीक है, अब रजिस्ट्रेशन करेगा क्यों। अब इसका अगर आप पढ़ने जाएंगे फार्मेसी एक्ट में तो उसके अंदर जो ऑब्जेक्टिव था, तो उसके अंदर जो दूसरा ऑब्जेक्टिव आपने पढ़ा वो ये कहता है कि सुपरविजन करना, कंट्रोल करना, जो भी पर्सन फार्मा फील्ड में फार्मा प्रोफेशन के अंदर काम कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उनके ऊपर एक कंट्रोल करना, मॉनिटरिंग करना। ठीक है, तो इस मॉनिटरिंग को करने के लिए क्या करता है कि स्टेट गवर्नमेंट फार्मासिस्टों का रजिस्ट्रेशन करता है। अब रजिस्ट्रेशन करने से उनके ऊपर जो है इजीली मॉनिटरिंग की जा सकती है, उनकी एक्टिविटी के ऊपर जो है कंट्रोल किया जा सकता है। इसीलिए हर स्टेट जो है फार्मासिस्टों का रजिस्ट्रेशन करता है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए इनके पास दो रजिस्टर हैं। पहला आप देख सकते हैं कि फर्स्ट रजिस्टर, और जो दूसरा है वो कहलाता है सब्सिक्वेंट रजिस्टर। तो हम अपनी शुरुआत जो है अपने फर्स्ट रजिस्टर से करते हैं। तो जो फर्स्ट रजिस्टर होता है तो उसके अंदर डिफरेंट जो है ये कुछ पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं, उनकी एंट्री की जाती है। और इस चीज़ को मैं पहले ही आपको बताया हुआ था कि जो रजिस्टर होते हैं उसके अंदर जो पहला पॉइंट है उसमें फार्मासिस्ट का पूरा नाम आएगा और उसका पूरा रेजिडेंशियल एड्रेस प्रूफ आएगा। फिर जो सेकंड पॉइंट ये कहता है कि जिस भी तारीख को उसका नाम रजिस्टर के अंदर एंटर हुआ है, जिस दिन भी उसकी एंट्री की गई है, तो वो तारीख उसके अंदर लिखी जाएगी। फिर उसके बाद एज पर रेगुलेशन फार्मेसी एक्ट के अनुसार जो भी क्वालिफिकेशन है उस पर्सन की, तो उस क्वालिफिकेशन को उसके अंदर लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर अगर वो कोई पर्सन किसी प्रोफेशनल ये या किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के अंदर अगर जुड़ा हुआ है या कोई बिजनेस कर रहा है या उसके अंडर में अगर कोई फार्मासिस्ट काम कर रहा है, तो उस फर्म का नाम, उस कंपनी का नाम, ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी आएगा और उसका प्रॉपर एड्रेस प्रूफ उसमें लिखा होगा। ठीक है, और इसके अलावा कुछ जो ज़रूरी बाकी जो चीज़ें रहेंगी जो भी अगर पूछी जाती हैं तो वो चीज़ों की भी एंट्री इस रजिस्टर के अंदर की जाएगी। ठीक है, तो अब देख लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ फर्स्ट रजिस्टर। तो आप इसमें पहला पॉइंट देख पा रहे होंगे, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फर्स्ट रजिस्टर द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ टू बी कंस्टिट्यूट अ रजिस्ट्रेशन ट्राइब्यूनल। मतलब इसको स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अगर किसी स्टेट ने स्टेट फार्मेसी काउंसिल का गठन नहीं किया है अगर, तो उस केस में वहाँ की जो राज्य सरकार है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो फर्स्ट रजिस्टर को प्रिपेयर करती है। ठीक है, यानी अगर किसी स्टेट के अंदर स्टेट फार्मेसी काउंसिल का गठन अभी तक नहीं हुआ है तो उस केस में वहाँ की जो राज्य सरकार है वो फर्स्ट रजिस्टर को प्रिपेयर करती है। तो प्रिपेयर करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट जो है एक ट्राइब्यूनल का गठन करती है। ट्राइब्यूनल मतलब एक समिति कह लीजिए इसको। तो उस समिति का एक गठन करती है, उसके अंदर 3 लोग शामिल होते हैं, जिसके अंदर जो है रजिस्ट्रार भी होता है जो जो एज अ सेक्रेटरी वर्क करता है स्टेट काउंसिल के लिए। ठीक है, तो ये 3 पर्सन मिल करके क्या करते हैं कि जो भी उस स्टेट का लीडिंग न्यूज़पेपर रहेगा उसके अंदर एक इश्तिहार देंगे, एक एडवर्टाइजमेंट देंगे
और उस एडवर्टाइजमेंट के अंदर नियम और शर्तें लिखी होंगी, क्वालिफिकेशंस लिखी होंगी कि एक फार्मासिस्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कितनी उनकी फ़ीस है। तो ये सारी चीज़ें, सारी जानकारियाँ उस एडवर्टाइजमेंट के अंदर लिखी गई होंगी और एक पर्टिकुलर डेट दे दी जाएगी। इस पर्टिकुलर डेट के अंदर अंदर आज जो है आपको अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट कर देना है। ठीक है। अब जब ये ख़त्म हो जाएगी, जब बीत गई और उनके पास जब फॉर्म मिल गए, फॉर्म उनको जो है प्राप्त हो गए, तो उन सबका ये वेरिफिकेशन करते हैं, सबको चेक करते हैं। चेक करने के बाद जो है जितने भी एप्लीकेशन आई हैं उनका एग्जामिनेशन करते हैं, और जब सेटिस्फाइड हो जाती है ट्राइब्यूनल, जो समिति उन्होंने बनाई थी, अगर वो सेटिस्फाई हो जाती है कि हाँ जितने भी फॉर्म हमारे पास आए हैं उनके जो हमने एग्जामिनेशन कर लिया है और सारी क्वालिफिकेशन एकदम सही है एज़ पर गाइडलाइन, तो उसके बाद जो है उस पर्सन को उसका रजिस्ट्रेशन कर दिया जाता है और उसको एक जो है प्रमाण पत्र या बोल लीजिए सर्टिफिकेट एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का उसको प्रोवाइड कर दिया जाता है। ठीक है। तो ये आपका सिंपल सा ये प्रोसेस हो गया। अब इसके अंदर जो फर्स्ट जो रजिस्टर है उसके अंदर नाम अपना लिखवाने के लिए, अपना रजिस्ट्रेशन करने के लिए कुछ जो है क्वालिफिकेशंस दी गई हैं, तो उसको एक बार देख लेते हैं। तो इसमें आप पहला पॉइंट देख पा रहे हैं कि एप्लीकेंट शुड बी एटलीस्ट 18 ईयर ओल्ड, यानी जो भी पर्सन अपना नाम जो है फर्स्ट रजिस्टर के अंदर लिखवाने जा रहा है तो उसकी एज कम से कम 18 साल तो होनी ही चाहिए, यानी वो बालिग होना चाहिए। ठीक है। अगर आप नाबालिग हैं तो उस केस में आपको रजिस्ट्रेशन और आपका जो नाम है फर्स्ट रजिस्टर के अंदर नहीं लिखा जाएगा। ठीक है। तो कम से कम आप जो है बालिग होने चाहिए। उसके बाद एप्लीकेंट शुड पे द प्रिस्क्राइब फीस, यानी जो भी प्रिस्क्राइब फीस ट्राइब्यूनल ने करी हैं, जो भी बोली हैं कि हाँ आपको 1000 रुपये जमा करना है, 500 रुपये, जो भी उसने प्रिस्क्राइब फीस रखी है, तो उस फीस को अगर वो पेमेंट कर दे रहा है तो ये भी एक उसकी क्वालिफिकेशन है। देन उसके बाद एप्लीकेंट शुड बी रिसाइड और कैरीज ऑन द बिजनेस ऑन प्रोफेशन ऑफ द फार्मेसी इन द कंसर्न स्टेट, यानी अगर कोई भी पर्सन जो कुछ भी अपना बिजनेस अगर कर रहा है तो उसका बिजनेस, उसका जो स्थायी निवास है वो उसी स्टेट का होना चाहिए जिस स्टेट के लिए वो अप्लाई कर रहा है। ठीक है। उसके बाद जो चौथा पॉइंट है, तो चौथे पॉइंट के अंदर जो है 4 क्वालिफिकेशन दी हैं, यानी जो फोर्थ पॉइंट है उसके अंदर 4 क्वालिफिकेशन ऐसी क्वालिफिकेशन है कि इन चारों में से अगर एक भी क्वालिफिकेशन किसी पर्सन के पास है अगर, तो वो एलिजिबल है अपना नाम फर्स्ट रजिस्टर के अंदर लिखवाने के लिए। ठीक है। तो एक एक करके इन 4 क्वालिफिकेशन को देख लेते हैं। पहला आपका क्वालिफिकेशन ये कहता है कि जो भी पर्सन फर्स्ट रजिस्टर में अपना नाम लिखवाने जा रहा है तो उसके पास डिग्री या डिप्लोमा इन फार्मेसी होना चाहिए। ठीक है। या उसके पास जो है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री या फिर ये केमिस्ट या ड्रगिस्ट का उसके पास डिप्लोमा होना चाहिए भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी का। ठीक है। तो उस केस में वो अपना नाम जो है फर्स्ट रजिस्टर के अंदर लिखा सकता है। या फिर उसके पास एक ऐसी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए भारत के बाहर अगर वो दी जा रही है और उसको पीसीआई ने अप्रूव किया हुआ है। ठीक है। तो पहला पॉइंट में फिर से आपको बता देता हूँ कि उस पर्सन के पास डिग्री या डिप्लोमा इन फार्मेसी होना चाहिए, या फिर उसके पास फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री या केमिस्ट या ड्रगिस्ट, केमिस्ट और ड्रगिस्ट का डिप्लोमा होना चाहिए भारत की किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी का। ठीक है। उसके बाद इसी के अंदर कोई भी ऐसा पर्सन जो विदेश से क्वालिफिकेशन लेकर के आया हुआ है, विदेश में कोई ऐसी क्वालिफिकेशन किसी यूनिवर्सिटी के द्वारा दी जा रही है जिसको जो है पीसीआई ने मान्यता दी हुई है, तो वो भी एलिजिबल है अपना नाम लिखवाने के लिए। ठीक है। तो ये आपकी पहली क्वालिफिकेशन है। उसके बाद जो सेकंड क्वालिफिकेशन ये कहती है कि ए डिग्री ऑफ एन इंडियन यूनिवर्सिटी अदर देन अ डिग्री और डिप्लोमा इन फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, यानी किसी भी पर्सन के पास कोई भी डिग्री हो, मतलब इसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि उसके पास जो है डिप्लोमा और डिग्री जो है फार्मेसी की होनी चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कोई भी डिग्री हो सकती है भारत की किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा, और साथ ही में उसके पास कम से कम 3 साल का जो एक्सपीरियंस होना चाहिए डिस्पेंसिंग और कंपाउंडिंग ऑफ ड्रग्स का। ठीक है। तो कोई भी ऐसा पर्सन जिसके पास जो है एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी का डिग्री है, वो चाहे आपकी फार्मेसी की हो सकती है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की हो सकती है, साथ ही उसके उसके पास जो है 3 साल का डिस्पेंसिंग और कंपाउंडिंग ऑफ ड्रग एंड मेडिसिन इन हॉस्पिटल
हॉस्पिटल के अंदर कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग करने का 3 साल का अनुभव होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद थर्ड आपकी आ जाती है कंडीशन कि शुड हैव पास एन एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि राज्य सरकार ने, किसी भी राज्य सरकार ने कोई ऐसा एग्ज़ाम कंडक्ट किया स्पेशली जैसे कि कंपाउंडिंग या डिस्पेंसर के लिए। ठीक है। तो कोई भी पर्सन ने उस एग्ज़ाम को पास कर लिया माना, तो वो भी एलिजिबल है अपना नाम लिखवाने के लिए फर्स्ट रजिस्टर में। यानी अगर स्टेट गवर्नमेंट ने कोई ऐसा एग्जामिनेशन करवाया जो कि कंपाउंडर और डिस्पेंसर के लिए था और किसी पर्सन ने, चाहे वो कोई भी क्वालिफिकेशन का हो, उसको उसने पास कर लिया है, उसके पास उसका सर्टिफिकेट है कंपाउंडर और डिस्पेंसर का, तो वो भी एलिजिबल है अपना नाम फर्स्ट रजिस्टर में लिखवाने के लिए। ठीक है। उसके बाद शुड हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ नॉट लेस देन 5 years इन डिस्पेंसिंग एंड कंपाउंडिंग ऑफ ड्रग्स, यानी कोई भी पर्सन जिसके पास कम से कम 5 साल का अनुभव है डिस्पेंसिंग और कंपाउंडिंग का, और वो अभी भी लगातार जो है किसी हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी में अंडर रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर के अंदर काम कर रहा है, तो वो पर्सन भी एलिजिबल है अपना नाम फर्स्ट रजिस्टर के अंदर लिखवाने के लिए। ठीक है। तो एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं। जो उसकी क्वालिफिकेशन है, पहली क्वालिफिकेशन ये कहती है कि वो पर्सन कम से कम 18 साल की आयु अपनी पूरी कर चुका हो, बालिग हो। दूसरी क्वालिफिकेशन ये कहती है कि वो जो प्रिस्क्राइब फी है वो जमा करने के योग्य हो, वो जमा कर सकता हो। ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वालिफिकेशन ये कहती है कि कोई भी पर्सन जो स्टेट के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करवाने जा रहा है तो उसका स्थायी निवास प्रमाण पत्र उसके पास होना चाहिए, और उसका बिजनेस अगर कर रहा है तो वो उसी स्टेट के अंदर ही होना चाहिए। ठीक है। और जो चौथा पॉइंट है उसके अंदर 4 पॉइंट दिए हैं। इन 4 पॉइंट के अंदर कोई भी एक क्वालिफिकेशन अगर किसी पर्सन के पास है तो वो एलिजिबल है अपना नाम फर्स्ट रजिस्टर के अंदर लिखवाने के लिए। तो पहला जो पॉइंट है उसका ये कहता है कि किसी भी पर्सन के पास अगर डिग्री या डिप्लोमा इन फार्मेसी हो, या केमिस्ट या ड्रगिस्ट का डिप्लोमा हो किसी भी इंडियन यूनिवर्सिटी का या किसी भी स्टेट का। ठीक है। या कोई ऐसा पर्सन जो विदेश से जो है शिक्षा लेकर के आया हो, विदेश की कोई ऐसी क्वालिफिकेशन हो जिसको पीसीआई ने अप्रूवल दिया हो। ठीक है। तो वो पर्सन भी अपन एलिजिबल है फर्स्ट रजिस्टर में अपना नाम लिखवाने के लिए। फिर दूसरी क्वालिफिकेशन ये कहती है कि कोई भी ऐसा पर्सन जिसके पास डिग्री है, कोई भी डिग्री है, चाहे वो फार्मेसी की हो या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की हो, और साथ ही उसके पास कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस हो, 3 साल का अनुभव हो डिस्पेंसिंग एंड कंपाउंडिंग ऑफ ड्रग एंड मेडिसिन इन हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी, तो वो भी एलिजिबल है अपना नाम फर्स्ट रजिस्टर के अंदर लिखवाने के लिए। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट ये कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट ने कोई ऐसा एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जिसमें उसने कंपाउंडर और डिस्पेंसर की नियुक्ति करनी थी, और वो किसी पर्सन ने या किसी व्यक्ति ने उस एग्ज़ाम को पास कर लिया, अब उसके पास वो सर्टिफिकेट है, उसका प्रमाण पत्र है, तो वो भी एलिजिबल है अपना नाम फर्स्ट रजिस्टर के अंदर लिखवाने के लिए। और जो फोर्थ पॉइंट है वो ये कहता है कि कोई भी पर्सन जिसके पास कोई भी क्वालिफिकेशन है लेकिन उसके पास कम से कम 5 साल का अनुभव है डिस्पेंसिंग है और कंपाउंडिंग ऑफ ड्रग्स का इन हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी, और वो लगातार जो है अभी भी किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के अंदर अपना कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग का काम कर रहा है, तो वो भी एलिजिबल है अपना फर्स्ट रजिस्टर के अंदर नाम लिखवाने के लिए। ठीक है। अब तक हमने देखा कि क्या क्या डिफरेंट क्वालिफिकेशन हैं फर्स्ट रजिस्टर को बनाने के लिए, किसी पर्सन का जो नाम है फर्स्ट रजिस्टर में कैसे लिखा जा सकता है, उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो वो क्वालिफिकेशन हमने अपनी देख ली है। अब जब ट्राइब्यूनल जो स्टेट गवर्नमेंट ने बनाई थी वो सारा सब कुछ एग्जामिनेशन कर लेती है, सब कुछ देख लेती है, वेरीफाई कर लेती है, और वेरीफाई करने के बाद वो रजिस्टर को प्रिपेयर कर लेती है। प्रिपेयर करने के बाद उस रजिस्टर को जो है ट्राइब्यूनल स्टेट गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर देती है। ठीक है। और स्टेट गवर्नमेंट उस रजिस्टर को पब्लिश करती है, जैसा भी वो दिशा निर्देश देती है पब्लिकेशन करने के लिए, उसके आधार पर उस रजिस्टर का, उस फर्स्ट रजिस्टर का पब्लिकेशन किया जाता है। ठीक हो गया। अब किसी एप्लीकेंट ने अप्लाई तो किया था रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, सब कुछ उसने फॉर्म भरा था, फॉर्म की फीस भी जमा की थी, लेकिन किसी वजह से उसका नाम जो है फर्स्ट रजिस्टर के अंदर नहीं आ पाया, तो वो पर्सन पब्लिकेशन करने के बाद से 60 दिन के अंदर अंदर तक स्टेट गवर्नमेंट को अपील कर सकता है, उसके खिलाफ जो है याचिका दायर कर सकता है। ठीक है। अब स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी कि क्या ऐसी वजह थी कि उस पर्सन का नाम फर्स्ट रजिस्टर के अंदर नहीं आया। अब जांच करने पर अगर
सही पाया जाता है कि हाँ गलती थी, हो सकता है ट्राइब्यूनल की वजह से गलती हुई हो, तो उसका नाम जो है फर्स्ट रजिस्टर के अंदर लिख दिया जाता है। लेकिन अगर उस पर्सन की गलती थी, उसने किसी जो है क्वालिफिकेशन का जो क्वालिफिकेशन थी उसको पूरा नहीं कर पाया था और वो उसी एप्लीकेंट की वजह से ही हुआ, तो उसकी अपील को स्टेट गवर्नमेंट रिजेक्ट कर सकती है और रिजेक्ट करने के बाद जो है उसके नाम को वहाँ से हटा सकती है। ठीक है, तो इस केस में जो डिसीजन होगा वो स्टेट गवर्नमेंट का फाइनल डिसीजन माना जाएगा। अब आपने देख लिया कि रजिस्टर बन चुका है, पब्लिश भी हो गया। अब जो स्टेट गवर्नमेंट है अपने यहाँ पर स्टेट फार्मेसी काउंसिल का गठन करती है। गठन करने के बाद स्टेट गवर्नमेंट जो पहला रजिस्टर था, जो फर्स्ट रजिस्टर था, उस फर्स्ट रजिस्टर को स्टेट फार्मेसी काउंसिल को सबमिट कर देगी और साथ ही जो ट्राइब्यूनल ने फीस कलेक्ट की थी, जो क्वालिफिकेशन के बाद जो फीस रजिस्ट्रेशन के लिए कलेक्ट की थी ट्राइब्यूनल ने, वो फीस को भी फर्स्ट रजिस्टर के साथ स्टेट फार्मेसी काउंसिल को सबमिट कर देती है। ठीक है, अब स्टेट फार्मेसी का काम यहाँ से ये होता है कि अब समय समय पर टाइम टू टाइम जो है इस रजिस्टर को मेंटेन करते रहना है। ठीक है, तो मेंटेन करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, एक दूसरा रजिस्टर बनाएगी, उसका नाम रखा जाएगा सब्सिक्वेंट रजिस्टर। ठीक है, तो उस सब्सिक्वेंट रजिस्टर के अंदर जो है इस फर्स्ट रजिस्टर को जो है मेंटेन किया जाएगा और इसकी एक कॉपी स्टेट गवर्नमेंट को दी जाएगी और इसकी जो दूसरी कॉपी होगी वो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को सबमिट की जाएगी। ठीक है, तो अब तक आपने देखा कि फर्स्ट रजिस्टर कैसे बनाया जाता है, क्या क्वालिफिकेशन है इसकी। अब बात कर लें, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ आगे बढ़ने से पहले कि ये एक मेरा मेरा ये रजिस्ट्रेशन है फार्मेसी का, स्टेट फार्मेसी काउंसिल का। ये मैं उत्तराखंड से हूँ, तो यहाँ पर देहरादून में इसका कार्यालय है। तो आप देख सकते हैं कि एक जो फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन है वो किस तरीके का होता है। बात कर लेते हैं कि जो सब्सिक्वेंट रजिस्टर है उसका प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, कौन से लोग इसके अंदर शामिल किए जाते हैं और उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन है। ठीक है, तो जो सब्सिक्वेंट रजिस्टर है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, जो उसकी क्वालिफिकेशंस हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला जो ग्रुप ये कहता है कि किसी स्टेट ने, इंडिया के अंदर कोई भी स्टेट है, उस स्टेट ने अभी तक एजुकेशन रेगुलेशन को अपने यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं किया है, यानी उसके यहाँ अगर जो फार्मेसी की एजुकेशन दी जा रही है, उस स्टेट में अगर फार्मेसी की एजुकेशन दी जा रही है वो एज पर एजुकेशन रेगुलेशन के अनुसार नहीं दी जा रही है, तो उस केस में वही नियम और शर्तें जो क्वालिफिकेशन लागू होंगी जो कि फर्स्ट रजिस्टर के लिए है। यानी फर्स्ट रजिस्टर में जो भी क्वालिफिकेशन दी गई है किसी पर्सन का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, तो वो लागू होंगी तब जब किसी स्टेट के अंदर एजुकेशन रेगुलेशन जो है इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सारी क्वालिफिकेशन जो है सेम है जैसे आपकी फर्स्ट रजिस्टर के लिए थी, कि वो ही शुड भी जो है 18 ईयर ओल्ड और ही शुड पे द प्रिस्क्राइब फी, और उसका जो रेजिडेंस है, उसका जो बिजनेस है वो उसी स्टेट के अंदर रहना चाहिए। बाकी जो चार क्वालिफिकेशन मैंने आपको बताई थी, ये जो चार क्वालिफिकेशन थी ये भी सब्सिक्वेंट रजिस्टर के लिए सेम रहेंगी। ठीक है, ये पहले ग्रुप के लिए तब जबकि एजुकेशन रेगुलेशन उस स्टेट के अंदर लागू नहीं है, जो भी फार्मेसी के रिलेटेड एजुकेशन दी जा रही है वो एज पर एजुकेशनल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग नहीं दी जा रही है। ठीक है, तब ये क्वालिफिकेशन लागू होंगी। दूसरा ये आ जाता है कि प्रिपरेशन ऑफ सब्सिक्वेंट रजिस्टर आफ्टर एजुकेशन रेगुलेशन, यानी जो है किसी स्टेट ने अपने यहाँ एजुकेशन रेगुलेशन को अब लागू कर दिया है, पहले नहीं था लेकिन अब उसके यहाँ पे लागू कर दिया गया है, तो उस केस में जो फर्स्ट रजिस्टर की क्वालिफिकेशंस थी वो अब एबॉलिश कर दी जाएंगी, वो हटा दी जाएंगी। अब वे क्वालिफिकेशन आएंगी जो कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा मान्यता प्राप्त है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि स्टेट के अंदर एजुकेशन रेगुलेशन लागू हो गया है। लागू होने के बाद कोई पर्सन अपना सब्सिक्वेंट रजिस्टर के अंदर कैसे नाम लिखवा सकता है, तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशंस हैं। तो आप इसके अंदर पहली क्वालिफिकेशन देख सकते हैं कि पर्सन हैव डिप्लोमा और डिग्री इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, यानी उस पर्सन के पास डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की, और वो भी एक अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट के द्वारा, और जो इसका अप्रूवल है वो पीसीआई के द्वारा दिया गया हो। ठीक है, तो ऐसा कोई कॉलेज जिसका अप्रूवल पीसीआई के द्वारा दिया गया है और वहाँ पर डिप्लोमा या डिग्री जो है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में दी जा रही है, और वहाँ पर जो एग्जामिनेशन है वो एग्जामिनेशन पीसीआई के द्वारा, जो पीसीआई की एग्जामिनेशन अथॉरिटी है उसके द्वारा वेरीफाई किया हुआ है, तो वहाँ से पास आउट पर्सन अपना सब्सिक्वेंट रजिस्टर में नाम लिखवा सकते हैं।
ये आपका पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट ये कहता है कि कोई भी ऐसी क्वालिफिकेशन जो कि आउटसाइड ऑफ इंडिया दी जा रही है, यानी कोई भी ऐसी क्वालिफिकेशन जो भारत के बाहर दी जा रही है, लेकिन उस कोर्स को जो है भारत ने अपने यहाँ पीसीआई काउंसिल ने अपने यहाँ पर मान्यता दी हुई है उस कोर्स को, तो वो पर्सन भी सब्सिक्वेंट रजिस्टर में अपना नाम लिखवा सकता है। फिर उसके बाद आपका लास्ट पॉइंट ये कहता है कि कोई भी पर्सन जो किसी दूसरे स्टेट में काम कर रहा है, लेकिन अब वहाँ से अपना नाम हटा करके किसी दूसरे स्टेट के अंदर लिखवाना चाहता है, तो ऐसा पर्सन जो है सब्सिक्वेंट रजिस्टर में अपना नाम लिखवा सकता है। तो ये जो है 3 क्वालिफिकेशन आपकी मेन हो गई। तो आपने इसमें देख लिया कि वे क्वालिफिकेशन जब एजुकेशन रेगुलेशन स्टेट के अंदर लागू नहीं था तब क्या क्वालिफिकेशन थी, और जब जो है एजुकेशन रेगुलेशन लागू हो गया स्टेट के अंदर तब उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है सब्सिक्वेंट रजिस्टर में नाम लिखवाने के लिए। ठीक है। उसके बाद सब्सिक्वेंट रजिस्टर के अंदर कुछ ऐसे प्रोविज़न भी दिए गए जिसके लिए फार्मेसी एक्ट में बदलाव किए गए, अमेंडमेंट किया गया। तो इसमें जो पहला अमेंडमेंट था वो था फार्मेसी एक्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1959, यानी 1959 के अंदर फार्मेसी एक्ट में एक अमेंडमेंट हुआ, और ये अमेंडमेंट जो था इसके अंदर कुछ डिफरेंट प्रोविज़न दिए गए थे। अब उन प्रोविज़न के बारे में जान लेते हैं। अब इस एक्ट का यानी फार्मेसी एक्ट अमेंडमेंट जो हुआ था 1959 में, तो उसका पहला पॉइंट ये कहता है कि वे पर्सन जो कि पार्टीशन के दौरान अफेक्ट हुए थे, प्रभावित हुए थे, तो वे भी अपना नाम जो है सब्सिक्वेंट रजिस्टर में लिखवा सकते हैं। यानी जो 1947 में जब भारत का पार्टीशन हुआ, विभाजन हुआ, तो उस विभाजन से जो लोग भी प्रभावित हुए थे वे अपना नाम सब्सिक्वेंट रजिस्टर में लिखवा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद बाय द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट इन 1956, यानी 1956 में जो भी भारत के अंदर राज्य थे उनकी सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया गया, रीऑर्गेनाइजेशन किया गया, तो उससे जो लोग इफेक्ट हुए वे भी अब अपना नाम जो है सब्सिक्वेंट रजिस्टर में लिखवा सकते थे। ठीक है। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो विदेश से भारत के अंदर माइग्रेट होकर के आया है तो वो भी अपना नाम जो है सब्सिक्वेंट रजिस्टर में अब लिखवा सकता था। उसके बाद फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि जब भारत के देश की जब सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया गया, सीमाओं को दोबारा से जो है सही किया गया, तो उस दौरान जो हमारे पड़ोसी देश थे तो उनके कुछ एरिया जो है भारत के अंदर आए और भारत के कुछ एरिया जो है उनको दे दिए गए। तो इस दौरान जो वहाँ के लोग, जो रहने वाले लोग थे, जब भारत के अंदर शामिल हो गए तो वो भी भारत के नागरिक हो गए थे, और होने के साथ ही उनको वे सभी अधिकार प्राप्त हुए जो भारत के आम लोगों को मिलते हैं। तो इसके साथ ही अब वे भी इसके लिए एलिजिबल थे कि अपना नाम सब्सिक्वेंट रजिस्टर में लिखवा सकते हैं। ठीक है। तो ये जो प्रोविज़न आया था ये स्पेशल प्रोविज़न बोला जाता है इसको। तो ये स्पेशल प्रोविज़न केवल और केवल 2 सालों के लिए था। उसके बाद जब ये देखा गया कि अभी काम चल रहा है इस पर और अभी पूरा नहीं हो पाया था, तो उस टाइम पर जो गवर्नमेंट थी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, उसने स्टेट के जो राज्य के जो राज्यपाल थे तो उनको भी पावर ये दी कि इस एक्ट की जो अवधि है, क्योंकि ये केवल 2 ही साल के लिए था, लेकिन अगर देखते हैं कि इसके समय अभी लग सकता है, इसको प्रोविज़न को अभी मेंटेन करने के लिए थोड़ा अभी और समय चाहिए, तो लगभग 2 साल अधिक इसको बढ़ा सकते थे। ठीक है। तो ये पावर स्टेट गवर्नमेंट को दी गई। ठीक है। यानी ये एक्ट केवल और केवल 2 सालों के लिए ही वैलिड था, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट जो थी भारत की, तो उनको ये पावर दी गई कि समय के अनुसार जो है इस अवधि को अपनी इच्छा अनुसार 2 साल और आगे एक्सटेंड कर सकती है। ठीक है। फार्मेसी एक्ट 1948 के अंदर फिर से एक और अमेंडमेंट हुआ जिसको हम फार्मेसी अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 कहते हैं, यानी 1976 में फार्मेसी एक्ट में एक दोबारा से अमेंडमेंट हुआ, और इसके अंदर भी कुछ स्पेशल प्रोविज़न दिए कि वे पर्सन जो ये क्वालिफिकेशन रखते हैं वे भी अपना नाम सब्सिक्वेंट रजिस्टर में लिखवा सकते हैं। ठीक है। तो उनको जान लेते हैं कि वे क्या क्वालिफिकेशन थी। तो पहली क्वालिफिकेशन ये कहती है कि पर्सन पजेसिंग अ डिग्री और डिप्लोमा इन फार्मेसी, यानी कोई भी पर्सन अगर डिप्लोमा या डिग्री इन फार्मेसी अगर रखता है, होल्ड करता है, तो वो अपना नाम जो है सब्सिक्वेंट रजिस्टर में लिखवा सकता है। और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट डिप्लोमा ऑफ एन इंडियन यूनिवर्सिटी, यानी भारत की कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री या केमिस्ट और ड्रगिस्ट के अंदर डिप्लोमा देती है,
तो वो पर्सन भी जो है सब्सिक्वेंट रजिस्टर में अपना नाम लिखवा सकते थे। फिर जो इसका थर्ड पॉइंट ये कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट ने कोई ऐसा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जो कि कंपाउंडर और डिस्पेंसर के लिए था, और वो किसी पर्सन ने पास कर लिया उसे, और उसके पास जो है उसका सर्टिफिकेट भी है, तो वो पर्सन भी अपना नाम सब्सिक्वेंट रजिस्टर में लिखवा सकता था। ये हो गया आपका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि कोई भी पर्सन जो 31 दिसंबर 1969 से पहले जो है क्वालिफाइड अप्रूव्ड कर दिया हो, यानी क्वालिफाइड पर्सन वो पर्सन है, अगर फार्मेसी में बात की जाए, जिसको फार्मेसी की कंपाउंडिंग, डिस्पेंसिंग और फार्मेसी के बारे, मेडिसिन के बारे में जो है अच्छी और बहुत ही क्लियर नॉलेज है, तो वो क्वालिफाइड पर्सन कहलाएगा। तो वो पर्सन जो कि 31 दिसंबर 1969 से पहले क्वालिफाइड पर्सन डिक्लेयर कर दिया हो, अप्रूव्ड कर दिया हो जो है, और साथ ही कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन कर रहा हो अंडर द एक्ट ऑफ 1940 एंड रूल्स, तो वो पर्सन भी सब्सिक्वेंट रजिस्टर में अपना नाम लिखवा सकता था। थर्ड पॉइंट बात करता है डिस्प्लेस्ड पर्सन की। डिस्प्लेस्ड पर्सन यानी विस्थापित व्यक्ति। अब कोई भी व्यक्ति जो बांग्लादेश से विस्थापित होकर के भारत के अंदर आया है, कब आया था? 14 अप्रैल 1957 से लेकर के 25 मार्च 1971 के बीच में। यानी कोई भी पर्सन अगर बांग्लादेश से विस्थापित होकर के 14 अप्रैल 1957 से लेकर के, थर्ड पॉइंट बात करता है डिस्प्लेस पर्सन के बारे में। डिस्प्लेस पर्सन कहाँ का? बांग्लादेश का। यानी बांग्लादेश से कोई भी अगर पर्सन विस्थापित होकर के भारत के अंदर आया है, कब आया है? 14 अप्रैल 1957 से लेकर के 25 मार्च 1971 के बीच में। तो अगर इस टाइम पीरियड के दौरान बांग्लादेश से कोई भी पर्सन भारत के अंदर आया हुआ है, तो वो पर्सन भी जो है अपना नाम सब्सिक्वेंट रजिस्टर में लिखवा सकता था। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट कहता है रिपैट्रिएट्स फ्रॉम बर्मा, श्रीलंका, युगांडा एंड मैनी अदर कंट्रीज। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि बर्मा, श्रीलंका, युगांडा और इसके अलावा जो भी दूसरी कंट्री हैं, जो भी दूसरे देश हैं, तो वहाँ पर जो रहने वाले भारतीय पर्सन थे, जो भारत को छोड़ करके जा चुके थे और अपना वहाँ पर फार्मेसी का जो है प्रोफेशन यूज़ कर रहे थे, फार्मेसी का जो प्रैक्टिस है वो कर रहे थे, लेकिन कुछ टाइम बाद वो वापस लौट करके अपने देश आ गए, तो वे पर्सन भी जो है अब अपना सब्सिक्वेंट रजिस्टर में नाम लिखवा सकते थे। लेकिन उनके लिए कंडीशन ये थी कि जिस दिन भी वो सब्सिक्वेंट रजिस्टर के लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं, एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं, उस टाइम से 5 साल पहले तक वे अपनी जो फार्मेसी की प्रैक्टिस है वो कर रहे थे भारत के अंदर, तब उस कंडीशन में अपना नाम जो सब्सिक्वेंट रजिस्टर में लिखवा सकते थे। दोबारा से बता देता हूँ कि जो रिपैट्रिएट पर्सन थे, जो बर्मा से, श्रीलंका से, युगांडा से या इसके अलावा और जो दूसरी कंट्री से वहाँ से वापस अपने देश भारत को आए, और भारत में आने के बाद उन्होंने फार्मेसी की प्रैक्टिस जारी रखी, और साथ ही वे अपनी प्रैक्टिस को लगातार बनाए हुए थे, और उन्होंने सब्सिक्वेंट रजिस्टर में एप्लीकेशन दायर करी। ठीक है, एप्लीकेशन फाइल करने से 5 साल पहले तक वे जो है इस प्रोफेशन में लगे हुए थे, इस फार्मेसी के फील्ड में लगे हुए थे, तो वे पर्सन भी अब एलिजिबल थे ये सब्सिक्वेंट रजिस्टर में अपना नाम लिखवाने के लिए। तो आपने ये देख लिया कि 1976 के अंदर ये 3 पॉइंट दिए हुए हैं, तो इनके लिए क्या डिफरेंट क्वालिफिकेशन है वो भी आपने देख ली। और इसके अंदर एक मेन पॉइंट ये भी है कि जो ये प्रोविज़न दिया गया था, जो स्पेशल प्रोविज़न था, ये केवल और केवल 2 सालों के लिए ही वैलिड था। 2 सालों के बाद इसको फिर हटा दिया गया। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि रेनुअल फीस। रेनुअल फीस, ठीक है, तो रेनुअल फीस जो है आपकी हर साल 1 अप्रैल तक जो है कोई भी पर्सन जिसका रजिस्ट्रेशन जो है एक्सपायर होने वाला है, तो 1 अप्रैल तक हर साल अपना रेनुअल करवा सकता था, नवीनीकरण उसका करवा सकता था। ठीक है, वो अभी भी है। आप जो है, आप अगर फार्मेसी से जुड़े हुए हैं तो जिसका एक्सपायर होने वाला होगा, तो जो 1 अप्रैल होगा इस साल का, तो उस दौरान आप अपना रेनुअल करवा सकते हैं। उसका सेकेंड पॉइंट ये कहता है कि इफ़ अ रेनुअल फीस इज नॉट पेड बाय ड्यू डेट, द रजिस्ट्रार शैल रिमूव द नेम फ्रॉम एंड डिफॉल्टर फ्रॉम द रजिस्टर। यानी कोई भी अगर पर्सन जो ड्यू डेट है 1 अप्रैल जो है ड्यू डेट है, उस तारीख तक अपना रेनुअल नहीं करवा पाता है, अपनी रेनुअल फीस को सबमिट नहीं करवा पाता है, तो रजिस्ट्रार जो है उसका नाम रजिस्टर से रिमूव कर देगा, उसको डिफॉल्टर एज डिक्लेयर कर देगा। ठीक है,
उसके बाद जो थर्ड पॉइंट ये कहता है कि ये जो भी पर्सन है जिसका नाम हटा दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है रजिस्टर से, तो उसका नाम दोबारा से तभी लिखा जाएगा जब रजिस्ट्रार के द्वारा या जो भी प्रिस्क्राइब कंडीशन उसको दी जाएंगी और उस कंडीशन को वो फुलफिल करता है, तो फुलफिल करने के बाद ही उसका नाम जो है दोबारा से रजिस्टर में लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिन्यूअल फीस के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। अब आपने देख लिया इसके अंदर कि जो आपका फर्स्ट रजिस्टर है और सब्सिक्वेंट रजिस्टर है, सब इन दोनों की क्या डिफरेंट डिफरेंट क्वालिफिकेशंस हैं, और इसके अंदर जो स्पेशल प्रोविज़न किए गए थे 1959 और 1976, इसके जो स्पेशल प्रोविज़न है वो भी आपने देख लिए, रिन्यूअल फीस भी आपने देख ली। तो जब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि किसी फार्मासिस्ट का नाम जो है किन कंडीशन में फर्स्ट रजिस्टर से जो है हटा दिया जाता है। ठीक है, और उसके लिए क्या डिफरेंट प्रोविज़न दिए गए हैं हटाने के लिए, और हटाने के साथ ही जो उसकी ऑफेंसेस और पेनल्टीज़ का है उसको भी मैं कवर अप करूँगा। तो मैं आपको इसमें थोड़ी कोशिश की है कि आपको ये समझ में आए कि फर्स्ट रजिस्टर और सब्सिक्वेंट रजिस्टर होता क्या है, क्या इसका बेनिफिट है, क्या प्रोविज़न है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और तब तक के लिए बाय बाय।